चलो यार, ये मुझे लगता है वो लड़की नहीं है, ये लड़का ही है, क्योंकि जो आवाज आ रही थी ये उसमें आ रही थी। ये साउंड जो है ना, जिसको वो क्या कहते हैं, साउंड को कन्वर्टर जो था उसको यूज, वो चेंज होता है, वॉइस चेंजर टाइप। बिल्कुल। तो ये आज वो पकड़ी गई है या पकड़ा गया है। अच्छा चलें जी, अब कैविटी लाइनिंग्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। यूजुअली कंपोजिट जो मटेरियल है, हम फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड में ही बात कर चुके हैं शायद, कि पल्प जो है हमारी, ये हीट से ही या उसके अंदर कोई इन्फेक्शियस मटेरियल जाके अगर उसके ऊपर कोई काम करता है तो उससे इन्फेक्ट होती है। जो मोनोमर वगैरह है कुछ ना कुछ एक्सटेंट में कर सकता है, लेकिन यूजुअली उसके साथ या उसकी पीएच जो है वो इफेक्ट नहीं करता। आपकी समझ नहीं आ रही। ये सना कशफ अभी भी नहीं हटी सर, अभी भी है। अच्छा चलो देख लेते हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रही, अभी समझाते हैं, अभी भी फिक्र नहीं करें। ये कौन सी सना कशफ है? एक ही है सना कशफ में। ग्रीन में SK सना कशफ। शट अप। चलो अब खुद ही शटअप हो गए बेचारी। अच्छा हाँ, अच्छा जी। तो पीएच जो है उसका कोई रोल नहीं है उसको पल्प को खराब करने का, ठीक है। पल्प से को पीएच से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मोनोमर जो होता है हमारा हार्मफुल है सही, लेकिन उसका भी कोई इतना खास मसला नहीं बनता। लेकिन चलें, जनरली जो है ये एक हाईली क्रॉस लिंक नेटवर्क जो होता है उसके थ्रू ये बॉन्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं। तो सेटिंग के बाद ना, तो मोनोमर भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर सकते। तो पल्प को जो है टेंशन में आदमी रहता है कि यार बहुत ही नजदीक हम अगर चले गए हैं तो क्या करेंगे। तो नजदीक जाने से भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, सिर्फ क्योंकि उसका एक इंटीमेट बॉन्डिंग एजेंट हमारा होता है जिसके साथ कंपोजिट को हम वो करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बॉन्ड करते हैं टूथ सरफेस के साथ या टूथ स्ट्रक्चर के साथ। तो इसलिए जो है ना हमारी बॉन्डिंग बहुत बेहतरीन होती है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, सिर्फ ये चीज हो सकती है कि बहुत ही एक एक्सपोज हो जाए हमारी पल्प, तो वहां पे हमें लाइनिंग चाहिए होती है। या बाज़ औक़ात एक्सपोजर या मिस हैपन ऐसे हो जाए कि बिल्कुल नियर एक्सपोजर जिसको कहते हैं, या नियर मिस जिसको कहते हैं, तो उस वक्त हमें एक मामूली सा, अगर कटिंग करते हुए आप देखें, एक मामूली सा कोई रेड किस्म का आपको स्पॉट नजर आता है, तो जिसमें से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो ब्लीडिंग हो तो फिर तो काम खराब है ना। लेकिन एक स्पॉट अगर नजर आ गया है तो वहां पे आपने फौरी तौर पे और प्रिपरेशन रोक देनी है, उसको साफ करना है, साफ भी कॉटन से या हल्की सी एयर ड्राई के साथ, और उसको बॉन्डिंग एजेंट लगा दें। अगर उससे भी वो ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ना हो तो स्मॉल लाइनिंग सिर्फ उस एरिया के ऊपर लाइनिंग देनी है, और वो भी अमूमन फास्ट सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मटेरियल की उस पल्प एक्सपोजर के ऊपर देनी है हमने, और कुछ नहीं करना। एडहीजन जो है, कंपोजिट जो है हमारा, वो कहते हैं कि इनहेरेंटली ये एडहियर नहीं करता, ठीक है जी। और रिटेंशन जो है ये मटेरियल की, इसको हम अंडरकट कैविटीज के थ्रू बनाते हैं। अंडरकट कैविटीज में आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है जी। तो अंडरकट कैविटीज में एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम, चूंकि उसकी बेस वाइड होती है, तो टूथ स्ट्रक्चर हमारा ज्यादा उसमें लॉस हो सकता है, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। अब फाइबर रीइंफोर्समेंट आ गई है कंपोजिट के लिए। बाज़ जगह पे हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है कंपोजिट को रिटेन करने के लिए, तो उसमें हम फाइबर्स यूज करते हैं। ग्लास और कार्बन फाइबर्स जो हैं ये प्रोटीन में यूज होती हैं। कार्बन फाइबर्स में बाज़ औक़ात ये होता है ब्लैक सा कलर आ जाता है, तो पोस्टीरियर में तो ठीक है चल जाती हैं, लेकिन एंटीरियर में नहीं चलती।
अच्छा जी, अब हमने पोस्ट्स भी बना ली हैं फाइबर की। तो ये कहाँ पे है, ये हमने रूट फिल्ड टीथ जो होते हैं, जो रूट के अंदर केरीज होता है, या रूट जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको कह लें, जिसमें की होती है, इसको रूट फिल्ड कहेंगे। सॉरी, रूट फिल्ड से ये मुराद नहीं था कि रूट के अंदर केरीज, जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुई होती है, फिलिंग हुई होती है रूट कैनाल के अंदर, तो वहां पे हम पोस्ट लगाते हैं। ठीक है जी। तो वो पोस्ट हम क्यों लगाते हैं कि वो कंपोजिट जो हमारी स्ट्रक्चर होगी, जो कंपोजिट का बिल्डअप ऊपर जो होगा, उसको एक टफनेस प्रोवाइड करें जो कि सफिशिएंट हो टू विद होल्ड द प्रेशर और फोर्सेस which will be faced by the bridge which was going to be uh, produced on that prepared teeth. तो वो जो ब्रिज हमने बनाना है उसके लिए हमें ये चाहिए होता है। रोल ऑफ फाइबर्स क्या होगा हमारा? सबसे पहली चीज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट कैसे मिलेगी? क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स से, कितनी क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं फाइबर्स की। ओरिएंटेशन से, ओरिएंटेशन हमारे पास 3 किस्म की होती हैं, आइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक और जी कौन कौन सी हो सकती हैं? क्या? और यहाँ पे ओरिएंटेशन जो होगी किसी चीज की, ऑर्थोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक, ये हमारे पास ओरिएंटेशन और ये किसी भी चीज की, नेटवर्क की। चलें आगे देखते हैं इसको। क्वालिटी ऑफ बॉन्ड हम देखेंगे, फाइबर की लेंथ देखेंगे। ठीक है जी। और इसके बारे में एक और चीज भी उन्होंने बताई है कि ये कन्वेंशनल फिलर के तौर पे काम करती हैं फाइबर्स हमारी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम थोड़ा सा थक गए। क्रेंचल फैक्टर, वो सी फैक्टर था, अब आ गया जी क्रेंचल फैक्टर। क्रेंचल फैक्टर जो है वो क्या है? It describes efficiency of reinforcement for any given level of fiber loading. अगर सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में फाइबर्स ओरिएंटेड हो तो हम उसको क्या कहेंगे? क्रेंचल फैक्टर उसका 1 होगा, और ये मैक्सिमम लेवल ऑफ रीइंफोर्समेंट देगा फॉर गिवन फाइबर लोडिंग। लेकिन अगर इसको किसी एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल के ऊपर देखेंगे, अगर इनको डिफरेंट ओरिएंटेशन के ऊपर करेंगे तो फिर प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है जी। ऑर्थोट्रॉपिक क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पिक्चर दिखा दूंगा, फिक्र नहीं करें, ज्यादा उसमें ना जाएं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अब क्या होगा? एफिशिएंसी जो होगी रीइंफोर्समेंट की रिड्यूस हो जाएगी 50% पे इन एनी वन डायरेक्शन। तो क्रेंचल फैक्टर भी 0.5 पे आ जाएगा। ठीक है जी। और 2 प्लेन्स में टेस्टिंग में अगर करें तो ये सेम प्रॉपर्टीज देगा। वो वाला एक में तो सही देगा, मैक्सिमम देगा, लेकिन दूसरे में नहीं देगा प्लेन में। इसमें दोनों में सेम देगा। ठीक है जी। आइसोट्रॉपिक रैंडम ओरिएंटेशन, इसमें मटेरियल अगर आइसोट्रॉपिक है तो किसी भी डायरेक्शन से आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहें तो वो सेम ही देगा, लेकिन रीइंफोर्समेंट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 20% रह जाएगी, यानी कि 0.2 क्रेंचल फैक्टर हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन में अगर देखेंगे।
अब मेरे ख्याल से ये ज्यादा ही आपका मसला खराब हो रहा होगा कि ये क्या एनाइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक है, तो क्या ख्याल है, कुछ आपको पता चलेगा कि नहीं, इन सर ये चीजों से पता बिल्कुल चला भी या समझ नहीं? नहीं आ रही। अब समझ आ गई है? चाहिए सर। फर्स्ट है अब वो एक एनाइसो, डायरेक्शन में ना। ठीक है ना जी, एनाइसो, ऑर्थोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। फर्स्ट जो है ये हमारी कौन सी है? आइसो। एनाइसोट्रॉपिक, 1 क्रेंचल फैक्टर। दूसरी ऑर्थोट्रॉपिक 0.5 और तीसरी आइसोट्रॉपिक 0.2। इसमें बिल्कुल ही वो उन्होंने कर दिया, लेकिन मतलब ये हर तरफ से उसको अगर आप क्रिस क्रॉस कर दें इसको, मीन हम अगर इसको इधर से ले जाते हैं तो सर फर्स्ट वाली आइसोट्रॉपिक नहीं होगी क्यों जी? क्योंकि एक ही है उसमें ना डायरेक्शन में। हाँ, तो एक वाली को हमने क्या कहा था? आइसो क्योंकि सेम है। एन तो सर विदाउट एनी डायरेक्शन है ना। देख लो, आप गौर करो, ये देखो, ये यूं, ये जो चीज होगी ये हमारी, ये एन आइसो है, ठीक है ना? चलो अच्छा है कि कोई ना कोई जाग तो रहा है ना, ठीक है जी। तो ये वाली हमारी 0.2 वाली कौन सी होगी एन आइसोट्रॉपिक। जी? अभी हम फिर वापस जाते हैं, ताकि रैंडम जो होंगी उसमें क्या होगी ओरिएंटेशन में? वो 0.2 फैक्टर होगा। जी, तो रैंडम ओरिएंटेशन को हम क्या कहेंगे? एन आइसोट्रॉपिक। वो किसने कहा है? ये मैंने आइसोट्रॉपिक होगी, ये आइसोट्रॉपिक होगी रैंडम सर। क्योंकि उसका तमाम डायरेक्शन से एक ही होगा रैंडम ओरिएंटेशन में, और हमारी आइसोट्रॉपिक जो होगी उसका क्या होगा जी? सर आपने दोनों आइसोट्रॉपिक बोले हैं। दोनों आइसोट्रॉपिक बोले, सॉरी। एन आइसोट्रॉपिक हमारी कौन सी होगी? जिसमें सिंगल होगा, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल उसके ऊपर हमें एक जगह पे एक ओरिएंटेशन में वो हमें मैक्सिमम लेवल देगी, तो ये एन आइसोट्रॉपिक होगी। और आइसोट्रॉपिक में क्या होगा कि तमाम डायरेक्शन में सेम हमें रीइंफोर्समेंट देगी, एफिशिएंसी उसकी सेम होगी, ठीक है? रैंडम ओरिएंटेशन हमारी क्या होगी? हमारी एन आइसोट्रॉपिक। और आइसोट्रॉपिक कौन सी होगी? सॉरी, रैंडम जो होगी हमारी आइसोट्रॉपिक होगी, और एन आइसोट्रॉपिक हमारी कौन सी होगी? सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन, ठीक है जी। अब हम तो चलते ये हैं, रैंडम डायरेक्शन तो हमारे पास एन आइसोट्रोपी होती है, वो हमारे पास सॉलिड। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, इसके बाद जी इम्प्रेग्नेशन, फाइबर रीइंफोर्समेंट को अगर हम कंपोजिट के साथ, रेजन कंपोजिट के साथ करते हैं तो फिर क्या हो गया, उसकी इफेक्टिवनेस हमारे पास ज्यादा हो जाती है। इम्प्रेग्नेशन क्या होती है कि हम उसको उसमें डुबो कर या उसके ऊपर इमल्शन की तरह उसके ऊपर पेंट कर दें, ये इम्प्रेग्नेशन हो जाएगी, ठीक है जी। तो जो हमें ये जो मिलती हैं फाइबर्स, तो ये प्री इम्प्रेग्नेटेड फाइबर्स होती हैं और रेजन मैट्स या कॉर्ड्स की शक्ल में होती हैं, ठीक है जी। तो एक जो है कहते हैं जी मैन्युफैक्चरर, उसने सेमी इंटरपेनिट्रेटिंग पॉलीमर नेटवर्क जो है ना वो बनाया, उसने एक नई सी चीज बनाई है, और मिक्सचर ऑफ पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट और बिस जीएमए रेजन्स का है, ठीक है। उसके बाद फाइबर पोस्ट आती हैं। पोस्ट क्या होती हैं? पोस्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है अगर ज़हन में हो, तो सिंपली वही चीज होती है फाइबर पोस्ट। कार्बन फाइबर्स के बारे में हमने कहा था कि ब्लैक होती हैं, इसलिए इनका यूज इस तरह नहीं होता, ठीक है जी। यूनी एक्सली होती हैं, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द पोस्ट के साथ हम फाइबर्स को वो करते हैं। तो
कैरेक्टर फिजिकल जो है इनके सिमिलर होते हैं डेंटीन के, और कंपोजिट लूटिंग एजेंट के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। और यूजुअली ये जो होता है या डेंटीन बॉन्डिंग सिस्टम जो होता है उसके थ्रू हम कर लेते हैं। तो टेक्निक जो होती है हमारी, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो ये हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। ठीक है जी। टोटल एच टेक्निक ये हम बाद में पढ़ेंगे, आप लोग वैसे पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से बॉन्डिंग का जो चैप्टर है। तो टोटल एच टेक्निक जो है वो अगर हम यूज करें इसमें तो वो कॉमनली कहते हैं यूज की जाती है, और केमिकली इनिशिएटेड लूट इसमें यूज किया जाता है, और टोटल एच में भी केमिकल इनिशिएटेड लूट ही होता है। अच्छा जी, इसमें सिर्फ एक जो है वो केयर वो हमने रखनी होती है कि रूट डेंटीन जो होती है उसकी वॉशिंग अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि उसके अंदर अगर एसिड रह जाएगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है जी। और फिर उसके बाद ड्राइंग और ब्लॉटिंग जो है ये पेपर पॉइंट के साथ की जाए। ये अमूमन होता कैसे है, ये अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको ये भी बता दें, ये हमारे पास एक टूथ है समझे, रूट ट्रीटेड ना, तो इसके अंदर ये वाला इसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमने की हुई है, और यहाँ पे अब इससे आगे हमारे पास ऊपर टूथ नहीं है, टूथ स्ट्रक्चर। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वो जो पोस्ट हमने लिया था, अगर आपके जहन में है, वो थ्रेडेड पोस्ट जो हमने कहा था कि जी हम बनाते हैं, तो ये वाले पोस्ट जो होते हैं हम इसके ऊपर यूं करके इसके अंदर थ्रेड कर देते हैं, इसके अंदर पेज को टाइट कर देते हैं समझे। Yes, और sir. पोस्ट जो होता है उसमें थ्रेडेड नहीं होता, पोस्ट जो होता है वो अमूमन सीधा सीधा ही होता है। तो पोस्ट के अंदर ये होता है कि इधर हम सिर्फ सुराख करेंगे, उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे, और उसके अंदर डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट या उसको साफ करके एचिंग करके बॉन्डिंग एजेंट लगा के फिर ल्यूटिंग एजेंट लगा के इसको उसके साथ कर देंगे, जिस तरह हम हमारा ब्रिज वगैरह लगाते हैं। तो ब्रिज में एचिंग बॉन्डिंग वगैरह तो नहीं करते, लेकिन बॉन्डिंग वगैरह बाज़ औक़ात कर भी लेते हैं। एचिंग भी होती है, वो बाद में हम बताएंगे। बिल्डअप कैसे करते हैं। अब चूंकि ये हमने इसके ऊपर टूथ की जो हमने बात की, हमने उसके ऊपर वो लगा लिया, ये हमारा टूथ था, और ये हमारे ऊपर इसके अंदर ये आ गया, ये हमारा क्या इसको कहते हैं पोस्ट आ गया, ये नीचे इसके रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुई हुई है। ठीक है जी। अब हमने इसके ऊपर टूथ स्ट्रक्चर बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर इस तरह से मटेरियल इसके ऊपर डाल देंगे। इस मटेरियल को इसने पकड़ा हुआ होगा, ठीक है, वरना इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज़ नहीं थी। तो ये जो चीज़ है ये हमारा बिल्डअप हो जाता है, या कोर जिसको कह सकते हैं, उसके ऊपर बिल्टअप किया जा सकता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, कोरोनल डेंटीन। कोरोनल डेंटीन कौन सी होगी हमारी, ये जो इधर इस एरिया में जो रह गई है हमारे पास। कोरोनल का क्या मतलब होगा, सर ये नीचे वाले जगह पे। नहीं नीचे वाले नहीं, कोरोनल का मतलब ये होता है जो क्राउन के पास जो एरिया होता है। ये तीन पोर्शन होते हैं, पहला कोरोनल पोर्शन होता है, दूसरा मिडल पोर्शन होता है, तीसरा रूट पोर्शन होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा, ये कोरोनल पोर्शन होगा। तो यूं चूंकि यहाँ पे और कुछ भी नहीं था सिवाय इसके, या अगर कोई एक हल्की फुल्की कोई छोटी मोटी वाल अगर रह गई हो, ठीक है ना, यूं इसको यूं कर देते हैं, ये अगर कोई हल्की फुल्की यहाँ पे कुछ रह गई हो तो उसको जिस तरह से हम पोस्ट हमने उसमें लगाए थे अमलगम में, तो उस तरीके से हम इसको लगा के उसके साथ इसके ऊपर बिल्डअप कर देते हैं। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड टेपर होता है, लिमिटेड रेंज ऑफ डायमीटर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं जब भी हम इसको यूज़ करेंगे। रूट कैनाल को वही स्टैंडर्ड टेपर बर के साथ हम यूज बनाएंगे, वही टेपर जो होगा, और प्री फार्म जो पोस्ट होगी वो हम उसके अंदर रख देंगे।
तो इसके अलावा एक प्री इम्प्रेग्नेटेड स्टिक फाइबर की जो है उसको मोल्ड कर देते हैं कैनाल के अंदर अंडर प्रेशर पॉलीमराइजेशन से पहले, और फिर उसको बाहर निकाल के हम उसको वो करके पॉलीमराइजेशन करके फिर उसको हम उसके मुंह के अंदर ले जाके रख सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका कोई वो नहीं है, ये वही ये समझे जैसे आप वैक्स के साथ किसी कैविटी के अंदर उसको डाल लें और बाहर निकालें, तो इसमें हम ये जो है प्री इम्प्रेग्नेटिक जो स्टिक है उसको हम अंदर ले जाके प्रेशर के साथ मोल्ड करके फिर हम उसको निकाल के बाहर और फिर उसको क्योर करके फिर दोबारा उसको लूटिंग एजेंट आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े के पढ़ लिए जी? सो गए सारे? सिर्फ कैमरा रख के चले गए हैं यहाँ से? नहीं सर, उठो। याद नहीं आ रहा सर। क्या नहीं आ रहा? याद सर, याद नहीं आ रहा कि पढ़ा कि नहीं। याद किधर से आएगा? कोई वो हिसाब है, वो मैंने एक पोस्ट की थी, अगर किसी को याद होगा कि वाइवा में जब वो पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, वो कहता है सर पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। वो चीज पढ़ी नहीं है, किसी ने पढ़ाई नहीं, तो किधर से याद आएगा? लूटिंग एजेंट आपने कहाँ पे पढ़ लिया? तो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, वही अभी पढ़ेंगे ना प्री प्रॉप्स के लिए। सर ये मोहम्मद आतिफ हमारी क्लास में नहीं है सर, इसको हटा दें। बैठा रहने दो, अगर वो कुछ सीख रहा है। क्यों जी आतिफ साहब, क्या ख्याल है आपका? जी आतिफ साहेब। सर ये वही वो फेक वाला है। चलो अगर नहीं बोलता तो बस अच्छी बात है, जाए। अच्छा जी, अब फाइबर पोस्ट के ऊपर जो है इसके दो सिग्निफिकेंट क्लिनिकल एडवांटेजेस हैं मेटालिक पोस्ट के मुकाबले में अगर करें तो। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट और तुट जो है वो सिमिलर हैं, कौन से? फाइबर के उसके निस्बत मेटल के। ठीक है जी, फाइबर का पोस्ट जो है वो कहते हैं बहुत कम उसका जो है ना फेल्यूर हो सकता है। ठीक है जी, जबकि दूसरे में जो है फेल्यूर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मेटल होती है वो तोड़ सकती है दांत। पोस्ट स्नैप्स या इसके पुलिंग आउट जो है रूट के से, ये एक रूटीन चीज है किसी भी पोस्ट में, को खाली इसमें नहीं हर एक में हो सकती है, लेकिन उसमें मेटल में फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा है। हाँ, अब एक और चीज है ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पोस्ट। अगर ये पोस्ट से मुराद वही पोस्ट है जो हमने पढ़े हैं अमलगम में, अगर वो यूज किए जाते हैं तो एस्थेटिक जो है हमारी वो मैक्सिमम हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमने वो भी उस सेंस में अगर हमने ट्रांसलूसेंट ऑल सिरामिक मटेरियल यूज कर किया। अब ये कौन है जी? सर कौन है? कौन है सर? क्या पता, चंग चंग की एक आवाज आई है, मैंने कहा शायद कोई किसी को प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, अब क्या है जी कि अगर हमने ट्रांसलूसेंट जो है ऑल सिरामिक मटेरियल अगर यूज करना है, ट्रांसलूसेंट ऑल सिरामिक मटेरियल हम कब यूज करते हैं ये आप आगे पढ़ेंगे, ये जब हम पढ़ेंगे सिरामिक का चैप्टर, तो उसमें वैसे थोड़ा सा तो हमने मेटल्स में पढ़ा हुआ, मेटलर्जी में, कि हम कौन सी चीज पढ़ते थे। खदीजा साहिबा आप अपना माइक बंद करें। अच्छा, तो ये खदीजा की माइक से आ रही थी आवाज। हाँ, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को मेरा ये नजर आ रहा है इस पे, ये माइक खुले हुए कि नहीं? ये सर यहाँ पे नजर आता है। नहीं, मेरे इस पेज पे आ रहा है। नहीं। अच्छा बस ठीक है फिर। अच्छा जी,
तो हमने मेटल, वो क्या था, सिरामिक फ्यूज टू मेटल है, पढ़ चुके हैं ना? नो सर। क्यों नो सर? उस्ताद जी हम पढ़ चुके हैं। मेटल्स जो हमने पढ़ी हैं उसके ऊपर सिरामिक्स जो थी वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो सिरामिक्स तो हमने बाद में पढ़नी है ना, लेकिन मेटल्स जो हैं जो हमने यूज करनी है वो तो हम थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया ले चुके हुए हैं। चलें खैर, अभी आगे पढ़ेंगे उसमें। इनएडिक्वेट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कंपोजिट की, जिसकी वजह से हमें फाइबर रेइंफोर्समेंट ब्रिजेस और स्प्लिंट्स के लिए चाहिए होती है। स्प्लिंट क्या होते हैं? स्प्लिंट देखें कभी? यस सर। चलें, अच्छी बात है, अगर देख लिए तो वो हाथों पे जो लगते हैं सर एक्सीडेंट के बाद, जो हाथों पे इसी तरह की कोई भी चीज जब टूट जाती है, कोई मसला उसमें होता है, तो हम उसमें स्प्लिंट लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, या अल्लाह खैर, एक तो हम हिलजुल के थक जाते हैं। चले, अब इसमें क्या होगा, रेजन इम्प्रेग्नेटेड मैट्स या फाइबर्स को हम यूज करते हैं शॉर्ट स्पैन स्ट्रक्चर के लिए। शॉर्ट स्पैन स्ट्रक्चर क्या होगी? जिसमें एक दांत मिसिंग होगा। तो इसको हम लैब में भी यूज कर सकते हैं या चेयर साइड के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो होगा क्या, फाइबर मैट जो होगा हमारा, उसको हम बॉन्ड करेंगे किसके साथ? सपोर्टिंग टूथ के साथ, और रेजन पॉन्टिक बिल्टअप करेंगे चेयर साइड के ऊपर ही। ठीक है जी, तो इसकी कहते हैं कि सफिशिएंट फिजिकल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करते हैं। क्लोजर ऑफ शॉर्ट स्पैन, शॉर्ट स्पैन का ज़हन में रखिएगा, ये नहीं 6 दांत नहीं हो और उसके ऊपर आप बैठ जाएंगे जी हम इसको दांत को बनाएंगे। हाँ, ये चीज अलबत्ता है कि फाइबर मैट्स के बारे में ये लाजमी होना चाहिए कि वो रेजन्स के अंदर इनकेस्ड हो, रेजन के अंदर डूबे हुए हो, ये नहीं कि रेजन से बाहर हो। ठीक है जी, तो ये हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, खास तौर पे उस वक्त जब हम उसकी फिनिशिंग कर रहे होते हैं या पॉलिशिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो फाइबर मैट बाहर आ जाता है। तो उसके अलावा एक्वस एनवायरनमेंट होती है, बॉन्ड भी उसके टूटने का बहुत खतरा होता है। तो इसमें फेल्यूर जो होता है, डीलैमिनेशन होता है, किस चीज की? फाइबर इन्फोर्समेंट्स का, तो कोई इतना मजबूत भी नहीं होता। ये अगर आप पिक्चर देखें तो ये शॉर्ट स्पैन है, ये एक दांत है मिसिंग है, इसके ऊपर इन्होंने इसको ये रबर डैम लगाया, इसके ऊपर ये देखें ये रबर मैट इसके ऊपर चढ़ा दिया, सॉरी फाइबर मैट इसके ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने ये दांत जो है इसके ऊपर ये कंपोजिट का बना दिया। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने बनाया, और फिर उसकी पॉलिशिंग कर रहे हैं। ये रबर कप है और ये वो दांत है। अच्छा जी, उसके बाद फाइबर रीइंफोर्समेंट ऑफ डायरेक्ट फिलिंग कंपोजिट। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हुआ, अटेम्प्ट्स की गई फाइबर्स को फिलर लोड के तौर पे कंपोजिट के अंदर डालने की, लेकिन यहाँ पे फाइबर इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी जितनी आपने देखे कि दांतों के गिर्द हमने लपेट दी। यहाँ पे शॉर्ट फाइबर यूज की गई। ठीक है जी, तो बिलो द क्रिटिकल लेंथ। ठीक है जी, तो इसमें क्या था, कमर्शियल फाइबर रेइंफोर्स मटेरियल जो थे कोर बिल्डअप के लिए आजकल मिल रहे हैं, और ये कहते हैं कि 10% इंप्रूवमेंट वो करते रहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उस कन्वेंशनल मटेरियल के साथ, अगर उसको हम कंपेयर करें। उसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल मटेरियल जो हैं वो भी हमारे पास पड़े हुए हैं। अब ये फाइबर रीइंफोर्स्ड ब्रिज है, अगर आप इसको देखें तो ये सिरेमो मेटालिक एडहेसिव ब्रिज की तरह का मिलता जुलता है। सिरेमो मेटालिक का मतलब क्या है? सिरेमिक और मेटालिक दोनों मिक्स, सिरेमिक और मेटालिक दोनों के साथ जब मिक्स हो, बिल्कुल, तो उसी तरह से है। तो इसके अगर आप विंग्स, वो कहते हैं विंग्स का कहेंगे इन चीजों को, ये विंग्स, साइड्स, जी हाँ ये विंग्स। तो इन विंग्स को अगर हम देखें तो ये क्या कहते हैं जी कि ये
थिक हैं। ठीक है ना जी? क्यों? इसलिए कि फाइबर जो है वो जरा इसके लिए हमें कंपोजिट के अंदर होनी चाहिए, और जब फाइबर और कंपोजिट होंगे तो वो थिक आ जाएगा, क्योंकि हमें वो ये ब्रिज जो है ये ड्यूरेबल भी चाहिए। ठीक है जी? तो इसमें एडवांटेज क्या है कि ये विंग जो है ये टूथ कलर है, इसलिए मेटल का जो शाइनिंग इफेक्ट आता है, शाइन थ्रू इफेक्ट, वो जो है वो नहीं है। ग्रेइंग जो है अबटमेंट टीथ की वो भी नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है जी? और ये पिक्चर जो है उन्होंने परमिशन के साथ डाली है, और वो है पेका वालिटू एंड काटजा नारवा तुर्कू, और ये फिनलैंड से हैं सारे। सर ये क्या है? ये उनके नाम थे। और ये आपका आ गया है जी फाइबर रीइंफोर्समेंट के लिए जो बाहर निकाल के हम बना रहे हैं ब्रिज। पहला जो था हमने चेयर साइड बनाया था, तो ये जो है हमने उसका इंप्रेशन ले लिया है और उसको एक फिगर 8 बना दिया है। ये हमारी वो मैट है, फाइबर मैट। ठीक है जी? यूनी डायरेक्शनल फाइबर्स हैं इसके अंदर, कन्वेंशनल ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है जी? और ये एक जर्नल है, वहां से पिक्चर ली गई है। क्लिनिकल नोट्स, हैंडलिंग नोट्स फॉर कंपोजिट्स। ये क्या है जी? ये सिर्फ यही है कि एक डेंटिस्ट जो होता है उसकी कॉमन जो होती हैं वो क्या फीलिंग्स हो सकती हैं, या कॉमन फाइंडिंग क्या हो सकती हैं, और वो किस तरीके से हेजिटेट करता है या किस तरीके से डील करता है कोई न्यू मटेरियल उसके पास आ जाता है। इसको आप लोग एक मरतबा पढ़ लेंगे, खुद ही समझ आ जाएगा, इसमें कोई खास चीज नहीं है। तो आज तक चूंकि सॉरी आज से मुराद ये है कि कंपोजिट्स के आने से पहले अमूमन जो फिलिंग्स यूज होती रही हैं वो तो अमलगम की और वो दूसरे मटेरियल्स की होती रही हैं जो कि एंटायरली इससे डिफरेंट थे। तो इसको भी उसी तरीके से कुछ लोगों ने यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो वो कामयाब क्यों नहीं हो सकते वो इस पूरे स्लाइड में वो उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको बयान करने की या उसको कोई क्लियर करने की जरूरत हो। आप लोग इसको खुद देख सकते हैं। कैविटी डिजाइन और बॉन्डिंग टू इनेमल जो है ये आम रूटीन की चीज है। कंपोजिट जो है उसके अंदर, अब पहले वो कहते थे जी कि कंपोजिट जो है ये सील नहीं बनाता। ठीक है जी? अब इनको पता चला कि नहीं जी, कंपोजिट जो है ये सील भी बना लेता है, क्योंकि इसके अंदर रेजन होता है। जो बॉन्डिंग एजेंट ये यूज कर रहे हैं ओरिजिनली वो ये वही रेजन है, कोई और चीज तो है नहीं। तो ये थोड़ी सी चीज कंफ्यूजिंग इनके लिए, अपने लिए अभी तक ये समझ ही नहीं सके कि कंपोजिट क्या चीज है और कंपोजिट क्या नहीं है। तो आप लोगों ने हर चीज को उसके अपने ही हिसाब में लिखना है। जब सिर्फ कंपोजिट की बात हो रही है यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ पे सील वगैरह की बात हो या मतलब उस स्पेसिफिकली पूछ ले इसके बारे में कि कैविटी डिजाइन वगैरह, तो फिर वहां पे आप ये बता दें कि वो एक ड्यूरेबल सील बनाता है। ठीक है जी? तो इसमें क्या हो गया, जब चूंकि इसकी एबिलिटी है एक ड्यूरेबल सील बनाने की, तो फिर कैविटी डिजाइन भी हमारा जो था वो चेंज हो गया। डिस्ट्रक्शन जो थी मिनिमाइज हो गई, उसके अंदर मिनिमम डिस्ट्रक्शन हो गई। वरना फिर क्या होता था, साउंड एनामल और डेंटिन खूब बढ़ा दिया जाता था, खूब बड़ी सी कैविटी बना के फिर उसके अंदर वो सारा कुछ किया जाता था। ठीक है जी? एनामल के थ्रू एक्सेस को वो किया गया कि इनेमल को छेड़ा ना जाए, इनेमल को काटा ना जाए, बल्कि उसके अंदर से टनल सी बना के अंदर से डेंटिन जो है जो डिकेड है उसको रिमूव कर दिया जाए। उसके अलावा कंपोजिट रेजन जो थे इनका अपना एक गुड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है जब वो प्री पॉलीमराइज फॉर्म में होता है, क्योंकि वो बिल्कुल लिक्विड टाइप के होते हैं, तो ये उस कैविटीज के अंदर जा सकते हैं। तो फ्लोएबल वगैरह बना लिए गए या कुछ ऐसा सिस्टम कर लिया गया कि उनको उसके अंदर डाल दिया जाए
कैविटीज के अंदर जो कि टार्चुअस हों या टनल टाइप की हों। राउंडेड इंटरनल लाइन एंगल्स और स्मूथ फ्लोइंग कंटूर्स बनाए गए। पहले हम उसमें जो थे कोशिश करते होते थे कि बॉक्स बनाएं, अब इंटरनल लाइन एंगल्स, खैर उसमें भी हमने कहा था कि बॉक्स